नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ जुड़ जाइए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए सामान्य ज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए हुए हैं। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच फिल्म वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट जस्ट कंक्लूडेड जनवरी 2021 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था, जिसको हम IFFI बोलते हैं, इसका 51th एडिशन हुआ था दोस्तों। तो उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया? ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड IFFI 2021 जो कि गोवा में हुआ था, उसमें कौन सी मूवी को दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनटू द डार्कनेस। ठीक है, इनटू द डार्कनेस मूवी को, जो कि डेनमार्क की एक मूवी है, ठीक है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। बात करते हैं IFFI की, तो IFFI का 51st एडिशन था जो 2021 में गोवा में हुआ था। और इसमें फोकस कंट्री कौन सा था? फोकस कंट्री, तो इसमें फोकस कंट्री था दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन। तो अराकान योमा जो कि हिमालय का एक विस्तार है, वह किस देश में स्थित है? ठीक है, यानी कि हिमालय को अराकान योमा किस देश में कहा जाता है? सब लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों कि हिमालय को अराकान योमा किस देश में कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ठीक है, हिमालय का जो एक्सटेंशन है अराकान योमा, वो कहाँ है? म्यांमार में है। ठीक, म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल लगा हुआ है, तो म्यांमार न्यूज़ में है। म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है दोस्तों, जहाँ पर रोहिंग्या रहते हैं, तो वहीं पर ये अराकान योमा से स्थित है। और म्यांमार की कैपिटल है नाईपाइटो, नाईपाइटो, और यहाँ की करेंसी है क्यात। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में लड़ी गई थी, वॉज फॉर्ड बिटवीन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग देंगे कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, सब लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है पहले मुगल बादशाह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जो कि मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। इनके बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों खानवा कहाँ स्थित है? खानवा जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बाबर और राणा सांगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग बताएंगे कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, जूट, कॉटन, सिल्क या फिर वूल को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जूट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो करती है। ठीक है, सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। रिवर नर्मदा जो है, ऑप्शन नंबर सी, रिवर नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसको हम हिंदी में मसौदा समिति कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर देंगे सब लोग कि हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है जो कि लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सब लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे हमारे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको आता हो।
कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों, अगर हमको कहीं पर भी अपने संविधान में कोई चीज़ बदलाव करनी है या उसमें अमेंडमेंट करना है तो हम उसको कौन से आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं? सब लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 368। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? अपने संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। यह हमें पावर देता है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन? तो प्रत्येक साल 29 अगस्त को, ठीक है, ये डेट याद रखिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। और यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों, सब लोग आंसर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सब लोग बताएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद, जिसको हम हॉकी का जादूगर भी कहते थे। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ठीक, और एक बात यहाँ से याद रखेंगे कि 29 अगस्त 2020 को जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो 5 लोगों को दिया गया। रोहित शर्मा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं, मरियप्पन थंगवेलु यह पैरा एथलेटिक्स के हैं, विनेश फोगाट ये रेसलिंग की हैं और रानी रामपाल ये हॉकी की हैं। तो 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होते हैं वो इनको प्रदान किए गए। तो इनके नाम जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों बताएंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रत्येक वर्ष किस साल पे मनाया जाता है? जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है, और उनको इसका फ़ायदा हो। बाकी आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो विक्रम साराभाई जो थे वो इंडिया के बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उनके नाम पर इसरो का एक अंतरिक्ष केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? सब लोग बताएंगे, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिट्री ऑनर? तो मिलिट्री के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड सैनिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान मिलिट्री ऑनर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र, पीवीसी, जिसको हम पीवीसी कहते हैं, ठीक है। यह भारत सरकार द्वारा सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है, ठीक। अब आप बताएंगे कि सबसे पहला परमवीर चक्र किन्हें मिला था? सबसे पहला फर्स्ट परमवीर चक्र के विजेता कौन थे? तो ये थे दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। पहला परमवीर चक्र किन्हें मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, इनका नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? तो भारत में जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन था वो किनके द्वारा चलाया गया था? बताएंगे सब लोग, कुषाण, इंडो ग्रीक, गुप्ता या मौर्य द्वारा? बताइए कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है, सब लोग आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर बी, इंडो ग्रीक। जो इंडो ग्रीक थे उनके द्वारा गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में। ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? विच गुप्ता रूलर इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों किस गुप्त शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आप सब लोग बताएंगे कि किस गुप्त शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया या भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त को, जिसने कि 335 से
375 एडी तक शासन किया था, उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे समुद्रगुप्त। सब लोग आंसर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। व्हिच गवर्नर जनरल प्रोपाउंडेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति जिसको हम बोलते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत, वह किया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था। फादर ऑफ इंडियन रेलवे और फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विसेज, यानी कि डाक सेवाएं जो होती हैं, उनका फादर भी या उनका जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं पर एग्जाम में पूछेंगे कि भारतीय रेलवे का जनक और भारतीय डाक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो बताइए दोस्तों, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। गरुड़ शक्ति, सूर्य किरण, खंजर या अजय वॉरियर। सब लोग आंसर देंगे दोस्तों। अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए और वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अजय वॉरियर। भारत और यूके के बीच का जो सैनिक अभ्यास है उसका नाम क्या है दोस्तों, अजय वॉरियर। और एक एयरफोर्स का भी अभ्यास है इंडिया और यूके के बीच में, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, उसका नाम है इंद्रधनुष। उसका नाम क्या है, इंद्रधनुष, ठीक। दो चीजें याद रखेंगे। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द यूएस एंड कनाडा। तो यूएस और कनाडा के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह विश्व की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है दोस्तों। सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है विश्व का यूएसए और कनाडा के बीच में, जिसका नाम क्या है। सब लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 49th पैरेलल लाइन, ठीक है। और यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, सॉरी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 49th पैरेलल लाइन। अगला प्रश्न है, कन्हेरी किला किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट कन्हेरी फोर्ट लोकेटेड। तो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कन्हेरी किला किस राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों, ये बताएंगे कन्हेरी किला कहाँ स्थित है। सब लोग बताएंगे, जो महाराष्ट्र के होंगे वो तो बता देंगे कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 कन्हेरी किला जो है वो महाराष्ट्र के जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसके अंदर स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्हेरी किला स्थित है। ये काफी ऐतिहासिक फोर्ट है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो आप लोग बताएंगे, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यह किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर टाइप कर दिए दोस्तों, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर टाइप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। अगला है, संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी इज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपसे 100% पूछा जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, यानी कि मौलिक अधिकार था, बट अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है। 44th अमेंडमेंट 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ये संविधान संशोधन याद रखिएगा दोस्तों, 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर कौन सा अधिकार कर दिया, लीगल राइट कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो प्रेजेंट में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन सा राइट है, लीगल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। नाउ अगला है, कलिंगा प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है। कलिंगा प्राइज इज गिवन बाय हूम।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट करते हैं, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा ये शुरू किया गया था, लेकिन अब इसको उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है, इसको यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन करने के लिए और रिसर्च करने के लिए के फील्ड में यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष कलिंगा प्राइज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा, इसमें समय लेने की जरूरत नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, और डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट या फिर अंध महाद्वीप कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, अगला है, द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज। तो पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब हम माउंटेन्स का अध्ययन करते हैं, पर्वतों का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सब लोग बताएंगे। ऑप्शन लिथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। तो सब लोग बताएंगे दोस्तों, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी ओरोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? ओरोलॉजी कहते हैं। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नंदा देवी चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी। तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ स्थित है? सब लोग बताएंगे। ऑप्शन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या सिक्किम में। तो वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उतने लाइक होने चाहिए इसमें। आपका लाइक में मोटिवेशन देता है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।